मेष लगन और चंद्रमा नवम भाव में। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे मेष लगन में अगर आपका चंद्रमा नवम भाव में हो तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। जय माता की। जैसा कि पाठ का नियम है उसी अनुसार इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए, अगर मेष लगन है तो नवम भाव में धनु राशि होगी और धनु राशि के अंतर्गत मूल नक्षत्र के चारों चरण जिसका स्वामित्व केतु देव को प्राप्त है, पूर्वाषाढ़ा के चारों चरण जिसका स्वामित्व शुक्र देव को प्राप्त है और उत्तराषाढ़ा का पहला चरण उसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। नवमांश, अगर आपका चंद्रमा या कोई भी ग्रह धनु राशि में 3.20 डिग्री तक हो तो मेष लगन में ही रहेगा, मेष के नवमांश में रहेगा, और 6.40 डिग्री तक हो तो वृष के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक हो तो मिथुन के नवमांश में रहेगा, और 13.20 डिग्री तक हो तो कर्क के नवमांश में, 16.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में, और 20 डिग्री तक कन्या के नवमांश में, 23.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में, और 26.40 डिग्री के बाद में 30 डिग्री तक धनु के नवमांश में। अगर धनु के नवमांश में है तो फिर गो ग्रह वर्गोत्तम हो जाएगा। अंश बल में धनु राशि में फर्स्ट 6 अंश तक बाल्यावस्था में, उसके बाद में कुमारावस्था में, उसके बाद में 18 अंश तक युवावस्था में, और फिर 24 अंश तक वृद्धावस्था, और फिर 30 डिग्री तक मृतावस्था। अब देखिए यहाँ पे 24 से लेकर 30 डिग्री तक कोई भी ग्रह होने से मृतावस्था में होता है, मतलब बल से क्षीण होता है, उसके अंदर कोई बल नहीं होता है फल देने के लिए। ये ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक कोई ग्रह है धनु राशि में तो वो वर्गोत्तमी हो जाता है, क्योंकि धनु के नवमांश में ही आएगा। तो ये सब पाठों का और ज्योतिष का समझने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि लग्न कौन से नवमांश में है, लग्न के अंश कितने हैं, और वो अपने कौन से अंशों के समीप ग्रह वहां पे बैठे हुए हैं। तो कोशिश करते हैं जितना हम बता सकते हैं एक पाठ में उतना बताने का कोशिश करते हैं, और बहुत कुछ आपके कमेंट भी उसी अनुसार आ रहे हैं कि हमारी कोशिश शायद सफल हो रही है, क्योंकि एक ही पाठ में अगर इतना कुछ जानने को मिलता है आदमी को तो पुस्तकों में भी अलग अलग मिलेगा आपको। ज्योतिष के पाठ जो सोशल मीडिया में चलते हैं वो भी कारक भाव के हिसाब से, आपके कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भावाश्रय फल हो, चाहे लग्न के हिसाब से अलग अलग फल हो, तो अलग अलग वीडियो मिलते हैं। नवमांश के अलग अलग वीडियो आपको मिलेंगे। हमारी कोशिश यही रहती है जितना हो सकता है शॉर्ट करके उसको एक ही वीडियो में उतना ज़्यादा बताने का कोशिश करें जिसकी वजह से आपको आपके ज्ञान में वृद्धि हो। अगर आपको नोटिंग करना है तो आप नोट कर सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट करके रखना चाहते हैं अपने लिए तो वो भी आपके काम में आ सके। अगर नवम स्थान में चंद्रमा है तो आपके चतुर्थ स्थान का स्वामी नवम स्थान में विराजमान है, तो उसके अनुसार अगर फल देखा जाए तो त्रिकोण में केंद्र का स्वामित्व लेके त्रिकोण में बैठे ग्रह बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। आपके भाग्य को हो, आपके पिता के भाग्य को हो, पिता से ट्यूनिंग के विषय में हो, बहुत अच्छा फल यहाँ पे चंद्रदेव का मिलना चाहिए। लेकिन अब यहीं पे ज्योतिष को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही ग्रह को बहुत तरह से देखा जाता है। वो अपने स्थान कर्क राशि से यहाँ पे 6वें स्थान में बैठते हैं, तो कुछ न कुछ पीड़ा यहाँ पे आपको प्रदान करेंगे। आपके भाग्य को से संबंधित हो, चाहे आपके पिता से संबंधित हो, चाहे आपके पराक्रम स्थान में छोटे भाई बहनों से या भाई बहनों से संबंधित हो, कुछ न कुछ तकलीफ यहाँ पे तब होगी जब चंद्रमा आपका बली अवस्था में नहीं हो, क्षीण हो, आपका चंद्रमा कोई दूषित ग्रह से दुखी हो, या फिर कोई ऐसे पाप ग्रह की दृष्टि या उनके साथ युति हो जो उसके बलों को कम कर सकता है, तो वो आपको यहाँ पे आपके भाग्य की कमजोरी के स्थान में हो, पिता के भाग्य के या पिता से संबंधों के बारे में हो, चाहे चतुर्थ स्थान से संबंधित जो सुख आपको मिलना चाहिए उसके बारे में हो,
पराक्रम भाव तीसरा स्थान, भाई बहनों का तीसरा स्थान उससे संबंधित हो। तो यहाँ पे दोनों बातें हैं। जब भी चंद्रमा के पाठ आप सुने या फलों के बारे में जानकारी करें तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि चंद्रमा आपका बढ़ता हुआ शुक्ल पक्ष वाला चंद्रमा है या घटता हुआ कृष्ण पक्ष वाला चंद्रमा है, और कहीं किसी से कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह से दूषित तो नहीं है, उनके साथ युति या दृष्टि संबंध तो नहीं है। तो वो सब चीज़ें आपको चंद्रमा का फल जब जानना हो तो वो सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। और चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली का साथ में अभ्यास करना जरूरी है। यहाँ पे लग्न अनुसार वो नवम में बैठते हैं और अपनी राशि से वो छठे स्थान में बैठते हैं, तो कुछ अच्छे और बुरे दोनों फलों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन चंद्र राशि के हिसाब से धनु राशि इनकी खुद की राशि हो जाती है, तो आदमी अपने टारगेट पॉइंट पे फिक्स रहता है। आदमी का दिमाग इस तरह से इस लेवल पे ग्रो करता है कि वो एक टारगेट बना के रखता है कि मेरे को ये काम करने हैं, और उस काम के ऊपर वो पूरा अपना फोकस रखता है। तो उसी अनुसार वो सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जब भी आपके, जैसे मैंने अष्टम का बताया या छठे स्थान के बारे में बताया, सप्तम स्थान के बारे में बताया, तो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ भी चंद्रमा बैठा है वो आपकी चंद्र कुंडली का लगन हो जाता है। तो उस लग्नानुसार भी आपको देखना है कि आपकी चंद्र कुंडली के लग्न के हिसाब से कौन से ग्रह कहाँ कहाँ प्लेस है, उसके अनुसार भी वही फल जानने की कोशिश करनी है जो लग्नानुसार जो लग्नानुसार आप जान रहे हैं। तो चंद्र कुंडली का भी फल उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है जितना ज़्यादा लग्न कुंडली का। कहीं कहीं पे तो अभ्यास में बहुत बार ये बात हमने बोली है कि आज के 150 साल पहले तक चंद्र कुंडली का ही महत्व था, और आज भी अगर हम लोग देखें तो चंद्र कुंडली का ही बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि गोचर के फल पूरे के पूरे चंद्रमा के ऊपर डिपेंड है, और सबसे जल्दी अपना गोचर चेंज चंद्रदेव ही करते हैं। तो चंद्रमा के फलों को और चंद्रमा से संबंधित बातों को अगर हम लोग जान ले, अगर यहाँ पे शुभ अवस्था में नवम स्थान में चंद्रमा है तो आपका धर्म के प्रति, आपका अपने भाग्य के प्रति, आपका अपने पिता के प्रति, आपका अपने भाई बहनों के प्रति, आपका अपने पराक्रम के प्रति, आपका अपने कामों के प्रति बहुत ही अच्छा योग बनता है। और बहुत अच्छे धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने वाले, पिता की आज्ञा को मानने वाले, भाई बहनों से अच्छे ट्यूनिंग करने वाले, और अपने सुख के लिए अपने पूरे परिवार का सुख देखने वाले, लेकिन वही अगर पाप प्रभाव में आ जाए, पाप ग्रह में आ जाए, तो कुछ न कुछ झूठ की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि चंद्र ग्रह सौम्य ग्रह है, और सौम्य ग्रह जब पाप प्रभाव में आता है तो वो कोई क्रूरता नहीं करता है, वो शब्दों के द्वारा, दिमाग के द्वारा, अपने स्वार्थ के वशीभूत होके और उन चीज़ों को घुमाने का कोशिश करता है। झूठ भी बोल सकता है, आडंबर भी कर सकता है, सामने वाले को अपने स्वार्थ के लिए किसी भी तरह प्रभावित कर सकता है, न रिश्ता नाता देख सकता है, न कुछ और देखेगा, अपने सुख के लिए, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी है तो अपने सुख के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन दृष्टि संबंध दूसरे ग्रह का, अशुभ ग्रह है तो अशुभत्व की वृद्धि हो जाएगी, और अगर शुभ ग्रह है, सपोज अगर आपकी नवम स्थान में चंद्रदेव विराजमान है, कहीं से भी बैठ के गुरु अपनी पूर्ण दृष्टि दे रहे हैं, तो इन फलों में, इन भावों के फलों में, और जो कर्क राशि का स्वामित्व, चतुर्थ स्थान का स्वामित्व जो चंद्रदेव को प्राप्त है, उनके फलों में, और दृष्टि संबंध जो दे रहे हैं तीसरे स्थान में, उनके फलों में बड़ी जबरदस्त वृद्धि करेंगे। और यहाँ पे आपको वो सब चीज़ें प्रदान होगी, शायद और कोई योग का जरूरत ही नहीं पड़ेगा अगर गुरुदेव की दृष्टि यहाँ पे हो जाती है। क्योंकि पूरे 9 के 9 ग्रह में केवल गुरुदेव को अमृत तुल्य दृष्टि ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है। हो सकता है गुरुदेव जहाँ पे प्लेस हो वहाँ पे स्थान हानि हो सकती है, लेकिन उनकी दृष्टि की हानि कभी नहीं होती है। उनकी दृष्टि से अच्छे अच्छे असुर, अच्छे अच्छे क्रूर, अच्छे अच्छे पाप ग्रह भी शुभ फल देने लायक हो जाते हैं और देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो वैसा ही कुछ चंद्रमा के विषय में है। अगर गुरुदेव की दृष्टि इनके ऊपर आती है तो फिर बाकी चीज़ें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, चाहे अंश बलों से हीन हो, चाहे क्रूर राशि में बैठने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो,
चाहे अपने चतुर्थ स्थान से षष्ठम स्थान में बैठने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो, सब प्रॉब्लमों का नाश होके यहाँ पे सब तरह से अच्छे फल देने के लिए प्रतिबद्ध चंद्रदेव नवम स्थान में होते हैं। नवम स्थान की एक खास बात और है, यह आपके भाग्य को भी दर्शाता है। भाग्य मतलब आप क्या लेके आए, आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध, आपको क्या मिलेगा, कौन से अच्छे कर्म आप लेके आए हैं, कौन से काम पूर्व जन्मों में आपने कितने अच्छे किए थे, और वो सब बातें भाग्य स्थान से देखने से वहां पे कौन से ग्रह बैठे हैं, अगर चंद्रदेव शुभ फलों से, भावों से, शुभ दृष्टियों से युक्त होके यहाँ पे अगर विराजमान होते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप अपने पूर्व जन्मों के संस्कार या अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म और अच्छे फलों का भाग्य लेके यहाँ पे चंद्रदेव उसकी वजह से नवम स्थान में शुभ दृष्टि से युक्त होके, अच्छे बल से युक्त होके यहाँ पे विराजमान हुए हैं। तो ऐसा इंसान जिसका भी चंद्रमा, ये बात केवल भाग्य की नहीं बोल रहा हूं मैं, जिसका भी चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में बैठता हो और अच्छे शुभ ग्रह से युक्त और दृष्टि युक्त होके बैठता हो, वो आदमी पूरे जीवन भर, चाहे दशा महादशा कुछ भी हो, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, वो हमेशा अपने सुखों को, जो मनुष्य के शरीर में रहने से जो सुख चाहिए इंसान को, वो सब सुख प्राप्त करता है। ऐसा चंद्रदेव का इफेक्ट पूरी कुंडली पे इस तरह से होता है, क्योंकि चंद्रमा आपकी लिक्विड मनी है, चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा आपका सुख है, और चंद्रमा से पूरे सुखों की प्राप्ति इस जीवन में हर इंसान को होती है। कम हो सकती है, बेसी हो सकती है। चंद्रमा दूषित हो, चंद्रमा कोई पाप ग्रह से के साथ युक्त हो, योग कारक नहीं हो, क्षीण बली हो, बल में हीन हो, तब उन सुखों में कमी आती है। और इसका प्लस पॉइंट फिर अलग लेवल पे आता है। उसके बाद में आपके बाकी ग्रहों को देखने से ये पता चलेगा कि ये अपने कर्म किस तरह से करेगा जीवन में, और कौन से फलों के लिए ये दौड़ भाग करेगा। अगर चंद्रमा बलवान है तो आदमी अपने प्रारब्ध के भोगों को सुखपूर्वक भोगता है, वर्तमान में क्या कर्म करता है उसका पता बाकी ग्रहों को देखने से ही चलेगा। लेकिन जो बैंक बैलेंस लाया है उसको बड़े आराम से, बड़े मजे लेके आदमी अपनी इच्छा से सब कुछ करते हुए चलता है। अब चंद्रदेव के विषय में, क्योंकि हम लोग 12वें स्थान की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ कुछ बातें अलग लेवल पे भी बोली जाएगी। किसी भी कुंडली में अगर कोई कारणवश आपका चंद्रदेव खराब है, तो उसको अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप अपनी माता का आशीर्वाद हमेशा लें। चाहे आपकी माता आपके साथ कोई गलत व्यवहार भी कर रही हो, जबकि ऐसा होता नहीं है, माता कभी अपनी पुत्र या पुत्रियों के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करती है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो भी अपने मुंह से, अपने शरीर से, अपने दिमाग से, अपने मन से कभी भी माता का अनादर नहीं करना है। हर समय माता का आशीर्वाद लेना है। जब इस माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा तो वो जगन माता की भी दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। तो फिर चंद्रदेव का फल खराब होना बहुत मुश्किल है। वो अगर खराब भी है और कोई खराब फल देने के लिए रेडी भी है, तो भी वो रुकेंगे, थोड़ा सोचेंगे, समझेंगे और अपने खराब फलों को थोड़ा सिकोड़ लेंगे। इस तरह से नहीं देंगे कि आदमी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। वो फिर आपको उस काबिल बनाएंगे कि उस फलों को भोग सको आप। आपके विल पावर को बढ़ाएंगे, आपके शारीरिक पावर को बढ़ाएंगे, आपके कर्म क्षेत्र में आपसे अच्छे कर्म करवाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो वर्तमान कर्म अगर आपके अच्छे चलते हैं, आपका विल पावर मजबूत होता है, तो खराब फल कब आते हैं और कब निकल जाते हैं इंसान को पता ही नहीं चलता है। क्योंकि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है पृथ्वी के ऊपर, सब चीज़ चलित में है। हम लोग भी चलित में हैं। जैसा आज है वैसा कल नहीं मिलेगा, जैसा कल आएगा वैसा परसों नहीं मिलेगा। हमेशा कुछ न कुछ चेंज होते रहता है। न अच्छे फल ज़्यादा दिन टिकते हैं, न खराब फल ज़्यादा दिन टिकते हैं। चंद्रदेव के विषय में माता का स्थान सबसे ऊपर है, क्योंकि चंद्रमा कारक है माता का। चतुर्थ स्थान का स्वामित्व मेष लगन में प्राप्त है, तो आपके सुख संसाधनों का कारक है, आपके वाहन का, आपकी भूमि का, आपके भवन का कारक है। क्योंकि कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली अनुसार चतुर्थ स्थान में विराजमान होती है।
तो चंद्रदेव अच्छे होने से, नवम स्थान में विराजमान होने से वो सब शुभ फलों की प्राप्ति इस जगह में, मेष लगन में आपको नवम स्थान धनु राशि में प्राप्त होगी। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई बात हो या ये पॉसिबल है, हम ये मना नहीं करते हैं कि बहुत सी चीज़ें बताते समय छूटती भी है और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी बताई जाती है जो शायद आपने कहीं सुनी नहीं हो। उसका कारण ये, ज्योतिष एक विशाल समुद्र है जिसकी न तो कोई चौड़ाई है न कोई लंबाई है। इसकी गहराई का पता आज तक जो अपने ऋषि मुनि, जो शुरुआत में जो ज्ञानी थे या विद्वान थे, जिन्होंने अपने वचनों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा जो ज्ञान अपने शिष्यों को दिया, फिर वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते, रूपांतर होते होते पुस्तकों में, तालपत्रों में आया। तो बहुत कुछ चीज़ें उसमें भी छूट गई है और बहुत कुछ चीज़ें आज के समय में, वर्तमान युग में हम लोगों को नई भी जुड़ के मिल चुकी है। उसी अनुसार नहीं समझ के, इसीलिए हम हर पाठ में बोलते हैं कि अगर ज्योतिष सीखना है तो आपको पुस्तकों में पढ़ने से ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। मतलब 10% अगर पुस्तकों में पढ़ा है तो आपको 110% अभ्यास करना पड़ेगा कुंडलियों में, अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से, अलग अलग भावों में, अलग अलग अंशों के हिसाब से, अलग अलग ग्रह की दृष्टियों के हिसाब से। जब अलग अलग कुंडलियों में आप अभ्यास करेंगे तब जाके कुछ समझ में आना चालू होगा। क्योंकि कारक स्थान, राशि स्थान और उस ग्रह से, कारकत्व से संबंधित क्या फल हो सकते हैं वो, और जहाँ पे वो प्लेस है उस घर से संबंधित क्या क्या फल प्राप्त हो सकते हैं। कि नवम स्थान है तो नवम स्थान से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, अपने धर्म के बारे में देख सकते हैं, अपने पिता के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह तीसरे स्थान को देखता है तो उसके भावों के फलों को हम लोग जान सकते हैं। और उनसे कनेक्टेड वो फल, वो आदमी जो बैठा है, जो ग्रह वहाँ पे बैठा है, वो देने लायक है या नहीं है, उसकी पोजीशन कैसी है, तो वो सब चीज़ें जानने के बाद में ही कुछ समझ में आता है जन्मपत्री के विषय में। तो पाठों का समझने का प्रयास करिए। और आपको अगर भाव फल जो बताए जा रहे हैं लग्नानुसार, उनमें अगर कोई दिक्कत आ रही है समझने में तो आप कमेंट करें, 100% आपको आंसर मिलेगा। और नक्षत्रों का पाठ सबसे ज़्यादा हमारा दिया हुआ है। अगर आपको ये लग रहा है कि इस चैनल में आपको सही बताया जा रहा है तो हमारी आपसे प्रार्थना इतनी है कि ये चैनल इसीलिए चालू किया गया है कि आप सब जो भी भ्रमित हो रहे हैं वो चीज़ों को एक्चुअल जानना शुरू करें, जन्मपत्री के विषय में वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। और उसके आगे भी जब आप पूरी तरह कारकों का, कारक तत्वों का अध्ययन करेंगे तब आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। जितना हमने अध्ययन किया, जितना हमने अभ्यास किया, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं तक पहुँचे। आप हमसे बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि हर आदमी का अपना एक दिमाग, विवेक और बुद्धि होती है और किसी के अंदर बुद्धि, दिमाग और विवेक कम नहीं होता है, बस अभ्यास की ज़रूरत है। सबके अंदर भरपूर होता है, लेकिन आप उसको परेशान कितना करते हैं, आप उसको अभ्यास कितना करते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।